कहानी का शीर्षक है धोखेबाज साजन। सचिन पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का था। विदेश में रहते उसे करीब 7 साल हो गए थे। सैलरी बढ़िया थी। जल्दी ही उसने जीवन की सभी सुविधाएं जुटा ली थी। घर वालों को पैसे भी भेजने लगा था। आने जाने वालों के साथ घर वालों के लिए अनेक गिफ्ट्स जब तक भेजता रहता, लेकिन न वह इंडिया आकर घर वालों से मिलने का नाम लेता और न ही शादी के लिए हामी भरता। उसके पिता अक्सर किसी न किसी कन्या के संबंध में उसकी राय मांगते, पर वह टाल जाता। बहुत पूछे जाने पर उसने साफ लिख दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब की साल जब उसके पिता ने बार बार लिखा कि उसकी माँ बीमार रहती है, वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए, तब सचिन 6 माह की छुट्टी लेकर इंडिया घर की ओर चल पड़ा। घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कई रिश्तेदार एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। माता पिता की आंखें खुशी से चमक उठी। सचिन की मां की बहुत इच्छा थी कि इस साल में उसकी शादी कर दें। सचिन ने तरह तरह से टाला। पत्नी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर आपको क्या सुख मिलेगा, वहां में मकान बहुत महंगे मिलते हैं। मैं सुबह 8 बजे का घर से निकला, रात 10 बजे काम से लौट पाता हूँ। वह बेटी बेटी मक्खियाँ मारेगी। पर माँ ने उसकी एक न सुनी। छोटे भाई बहन भी थे। आगे का मलबा हटे तो उनके लिए रास्ता साफ हो। सुंदर कमाऊ लड़का देखकर कुंवारी कन्याओं के पिता ने पहले ही चक्कर काटने आरंभ कर दिए थे। जगह जगह से रिश्तेदारों की सिफारिशें आने लगी। दबाव बढ़ने लगा। खाने की मेज पर शादी के लिए आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श होता रहता। सचिन को न कोई लड़की पसंद आती थी, न कोई रिश्ता। हार कर उसके पिता ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर सचिन का प्रोफाइल डाल दिया। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी। दूसरे ही दिन ढेर सारे फ़ोन और ईमेल आने लगे। उन बहुत सारे ईमेल और फ़ोन में सचिन ने 3 ईमेल को शॉर्टलिस्ट किया। इन तीनों लड़कियों के पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी। वे बहुत अधिक संपन्न घराने की भी नहीं थी। इनके परिवार निम्न मध्यम वर्ग से थे। घर वाले हैरान थे कि इतना पढ़ा लिखा काबिल लड़का और इसने बिना पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद की हैं। फिर कोई ख्याति प्राप्त परिवार भी नहीं कि दहेज अच्छा मिले या वे लोग आगे कुछ काम आ सके। पर क्या करते, मजबूरी थी। शादी तो सचिन की होनी थी। तीनों लड़कियों को देखने का प्रोग्राम बनाया गया। एक लड़की बहुत सुंदर थी पर छरहरे बदन की थी। दूसरी लड़की का रंग सांवला था पर नैन नक्श बहुत अच्छे थे। स्वास्थ्य सामान्य था। तीसरी लड़की का रंग रूप और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। सचिन ने तीसरी लड़की को ही पसंद किया। घर वालों को उसकी पसंद पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षा दीक्षा के संबंध में सचिन ने 2 टूक उत्तर दे दिया। मुझे पत्नी से नौकरी तो करानी नहीं, मैं स्वयं ही बहुत कमा लेता हूँ। रंग रूप के संबंध में उसकी दलील थी, मुझे फैशन परस्त, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। सुनने वालों की आंखें फैल गई। कितना सुंदर, पढ़ा लिखा, ऊंचा वेतन पाने वाला लड़का, और कैसा सादा मिजाज। 2-4 हमजोलियों ने मजाक में अवश्य कहा कि यह तो चावल में उड़द या गिलट में हीरा जड़ने वाली बात हुई। लड़की वालों की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। घर बैठे कल्पना से परे दामाद जो मिल गया था, वरना कहाँ रचना जैसी मिडिल पास साधारण लड़की और कहाँ सचिन जैसा सुंदर व सुसंपन्न वर। शादी धूमधाम से हुई। सचिन और रचना हनीमून के लिए मनाली गए। 15 दिन जैसे पलक झपकते बीत गए। सुबह नाश्ता करके हाथ में हाथ डाले नव दंपत्ति घूमने निकल जाते। शाम को वे अक्सर नौका विहार करने या पिक्चर देखने चले जाते। सोने के दिन थे और चांदी की रातें। रचना को कभी कभी लगता कि यह सब एक सुंदर सपना है। रचना उसकी गोद में लेट जाती, सचिन के गले में दोनों बाहें डालकर दबे स्वर में पूछती, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? और सचिन अपने अधर झुकाकर उसका मुंह बंद कर देता, धत पगली कहकर उसके आंसू पोंछ देता। मनाली से लौटी तो रचना के चेहरे पर नूर बरस रहा था। तृप्ति का भी अपना अनोखा सुख होता है। सचिन की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। रचना को वह अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। उसकी माँ ने दबी जबान से कहा, बहू को 1-2 साल यहीं रहने दे। साल भर तक रस्म रिवाज चलते हैं, फिर हमको भी कुछ लगेगा कि हाँ, सचिन की बहू आ गई। पर सचिन ने एक न मानी। उसका कहना था कि विदेश में भारतीय खाना तो किसी होटल में मिलता नहीं, घर पर बनाने का उसके पास समय नहीं।
पहले वह डबल रोटी, अंडे आदि से किसी प्रकार काम चला लेता था, पर जब रचना को यूएस में ही रहना है तो बाद में जाने से क्या फ़ायदा। वहाँ के माहौल में वह जितनी जल्दी घुल मिल जाए उतना ही अच्छा। वह रचना को साथ लेकर यूएस रवाना हो गया। जहाज जब बादलों में विचरने लगा तो रचना भी ख्यालों की दुनिया में खो गई। शादी के बाद वह जिस दुनिया में रह रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो कभी जहाज में बैठने की भी कल्पना नहीं की थी। उसके परिवार में भी शायद ही कोई कभी जहाज में बैठा हो। मनाली का भी उसने नाम ही सुना था। वहाँ बिताए दिनों को क्या वह जीवन भर भूल पाएगी। पूरी यात्रा में वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई रही। वह स्वयं को धरती से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही थी। सचिन इस पूरी यात्रा में गंभीर बना रहा। रचना का मन करता कि वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम प्रदर्शित करे, पर तमाम लोगों की उपस्थिति में उसे लाज लगती थी। यह मनाली के होटल का कमरा तो नहीं, पर थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगता था। उसे सचिन अजनबी सा लगने लगता था। जहाज के बाद टैक्सी की यात्रा करके अगली संध्या जब वे अपने स्थान पर पहुंचे तो रचना का मन कर रहा था कि वह सचिन के कंधे पर सिर टेक दे और वह उसे बाहों का सहारा देकर धीरे धीरे फ्लैट में ले चले। कड़ाके की सर्दी थी। रचना को कभी महसूस हो रही थी, पर सचिन विचारों में खोया गुमसुम सूटकेस लिए आगे आगे चला जा रहा था। लोन पार करके दरवाजे पर सचिन ने घंटी दबा दी। रचना की समझ में नहीं आया कि जब वह यहाँ था ही नहीं तो घर में कौन होगा। जरा देर में दरवाज़ा खुला। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। सचिन को देखते ही उसकी आंखों में समुद्र बरस पड़ा, हिलोरे लेने लगा। वह तपाक से बोली, ओह सच्चू। वह फटाक से सचिन के गले लग गई। रचना मन के कोर तक कांप गई। तभी उस युवती की निगाह रचना पर पड़ी। हु इज दिस? वह इंग्लिश में बात कर रही थी। वह विस्मित होते हुए बोली, दिस इज द मेड। सचिन ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। रचना को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। तीनों ने भीतर प्रवेश किया। आंतरिक ताप व्यवस्था के कारण भीतर कमरा गर्म था। सचिन टाई की गांठ ढीली करने लगा। रचना सोफे में धंस गई। युवती कॉफी बनाने रसोई में चली गई। सचिन ने अर्थपूर्ण दृष्टि से रचना की ओर देखा। रचना के मुख पर सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे। सचिन सीटी बजाता हुआ रसोई में चला गया। थोड़ी देर में वह 3 प्याले कॉफी लेकर लौटा। पीछे पीछे वह युवती भी थी। कांपते हाथों से रचना ने प्याला पकड़ लिया। युवती और सचिन सामने सोफे पर अगल बगल बैठ गए। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। रचना के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, पर बातचीत करने में जिस बेतकल्लुफ़ी से वह युवती सचिन पर झुकी पड़ रही थी, उससे रचना के कलेजे की कोमल रग में टीस उठने लगी। वह सोफे पर ही एक और लुढ़क गई। सचिन उठा। फिर उसने एक गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली, पानी मिलाया। थक गई हो, दवा है, फ़ायदा करेगी। दवा पीकर रचना निढाल होकर लेट गई। सचिन ने एक मोटा कंबल लाकर उसे ओढ़ा दिया। सुबह रचना की आंख काफ़ी देर से खुली। उसने इधर उधर देखा। वह रात को सोफे पर ही सोती रही थी। सचिन का कहीं भी पता नहीं था, न ही कमरे में कोई अन्य बिस्तर था। वह रात की बात सोचने लगी। तभी सचिन उसके लिए चाय लेकर आया। चाय की चुस्की लेकर रचना बोली, वह लड़की कौन थी? सचिन बोला, एंजल। रचना ने पूछा, कहाँ गई? सचिन ने सहज ही उत्तर दे दिया, काम पर। रचना ने पूछा, यही रहती है तुम्हारे साथ? सचिन ने स्वीकारात्मक सिर हिला दिया। कब से? सचिन कुछ सोचकर बोला, पिछले 5 साल से। रचना ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? सचिन बोला, हम दोनों ने शादी कर ली थी। रचना के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। आश्चर्यचकित स्वर में मानो अपने कानों को झुठलाते हुए वह निराशा के पहाड़ को पल भर के लिए एक ओर सरका कर सारी जीवन शक्ति संचित करके बोली, शादी?
पत्थर बने सचिन ने फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। रचना पर जैसे गाज गिर पड़ी हो। सपनों का ताजमहल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हंसती गाती नाचती हुई परी के जैसे किसी ने पंख काट दिए हों और वह पाताल की किसी कठोर चट्टान पर पड़ी छटपटा रही हो। क्षण भर ठगी सी रह जाने के बाद उसने माथा पीट लिया। वह रोती जा रही थी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शून्य में सवाल फेंकते जा रही थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को क्यों धोखा दिया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे रंगीन सपने क्यों दिखाए? मैं तुम्हें क्या समझती थी, पर तुम तो कुछ और ही निकले। झूठे बेईमान। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वे सचिन का मुंह नोच डालेंगे। सचिन उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा। एंजल के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का ऑनर है। एंजल उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने मिल जाते, पर देश में कौन किसे पूछता है। रचना ने अपने पास आते हाथों को एक और झटक दिया और फुफकारती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचाने की क्या जरूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रहा जाता था, जो इसे साथ ही देश ले जाते। वहाँ ये सब नाटक रचने की क्या जरूरत थी? सचिन ने समझाने की कोशिश की। मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घर वाले न जाने क्या सोचते। फिर वहाँ छोटे भाई बहनों के रिश्ते होने में दिक्कत आती। माँ बाप की खानदान की शान मिट्टी में मिल जाती। एंजल को वहाँ कौन स्वीकार करता? रचना भभक उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की भलमनसाहत है? छिपाए रखना था तो वहाँ कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हारे गले में अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था, दुनिया भर के सब्ज बाग दिखाए थे। सचिन बोला, माँ बाप का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे। इसलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। रचना रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्ट कचहरी जाकर ऐसी तैसी कर देती। अलग रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा भी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते। भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। सचिन अपनी सफलता पर मन मन मुस्कुरा रहा था। रचना फिर भड़की, मेरी माँ कमाता तो बार बार ठनकता था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के को और कोई लड़की क्यों नहीं जची। माँ ने तो पिताजी से यूएस में किसी अपने के जरिए से तुम्हारी जांच पड़ताल कराने को भी कहा था, पर वे मामूली आदमी कहाँ से पता लगाते। कोई बड़ा आदमी होता तो घर बैठे सारी असलियत मालूम कर लेता। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब गुस्सा छोड़ो। जब देश चला करेंगे तब तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में चला करोगी। यहाँ एंजल मेरी पत्नी रहेगी। रचना ने बौखला कर कहा, फिर मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं वहीं तुम्हारे नाम की माला जपती रहती। यहाँ तो पल पल तड़पती रहूंगी और करूंगी भी क्या? सचिन आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम मकान की सफाई करोगी, खाना पकाओगी, बर्तन धोगी, कपड़े साफ करोगी, प्रेस करोगी, सभी काम करोगी। रचना बोली, तब तो देश से एक नौकरानी ले आते। तुमने मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचा? सचिन कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, वास्तव में मुझे नौकर की ही जरूरत थी। यहाँ नौकर मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो बहुत महंगे, फिर भरोसे के भी नहीं होते। हम दोनों काम करते हैं, घर की देखभाल कौन करे? रचना फपक फपक कर रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दो, मेरा टिकट कटा दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सचिन मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम कभी नहीं लौट पाओगे। टिकट कटाना इतना आसान नहीं, हजारों रुपया किराया लगता है। कम पढ़ी लिखी, साधारण पर स्वस्थ लड़की मैंने इसलिए तो छांटी थी। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो। एंजल की अनुपस्थिति में तो तुम ही मेरी बीवी रहोगी। रचना स्वयं को बहुत ठगा हुआ और मजबूर महसूस कर रही थी। झल्ला कर बोली, तुम एंजल को छोड़ नहीं सकते, उसे तलाक दे दो। सचिन बोला, अपनी औकात में रहो, उसी के बूते पर तो सब ठाट बाट है। रचना सिर थाम कर बैठ गई।
अगले दिन से उसे घर के काम धंधे में जुटना पड़ा। सचिन और एंजल सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते, घर में ताले में उसे बंद कर जाते, शाम को लौटते। सचिन ने एंजल को रचना के संबंध में बताया था कि कामकाज के लिए नौकरानी लाया हूँ। वह उसी लहजे में रचना से बात करती, बात बात पर गाली देकर डांटती। रात को वे दोनों शयन कक्ष में रंगरलियां मनाते और रचना रसोई के बराबर वाले स्टोर में सिकुड़ी सिमटी आंसू बहाती हुई पड़ी रहती। एक बार उसने घर से निकल भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। सचिन ने उसे बहुत मारा। मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती थी। किसी तरह से घर से निकल भी पड़े तो जाए कहाँ। वैसे वह हरदम तैयार रहती थी, गर्म कपड़ों के नीचे अपने सारे जेवर हर समय पहने रहती थी। घर का मोबाइल नंबर याद कर रखा था। अंत में एक दिन अवसर हाथ आ ही गया। सचिन और एंजल के विवाह की वर्षगांठ थी। 10 दंपत्ति आमंत्रित थे। काफी रात तक खाना पीना, नाच गाना, शोर शराबा चलता रहा। ऐसे में रचना का किसको ध्यान रहता। खाने पिलाने का काम निपटा कर वह चुपचाप निकल पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से निकली और आगे जाकर रुक गई। रचना के प्राण सूख गए। आकाश से गिरी, खजूर में अटकी। जाने अब क्या होगा, कौन हो, कहीं सचिन नहीं तो नहीं। सचिन नहीं था, पर जो अजनबी था वह बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछ में छिपा था, पर ईमानदारी भोलापन आंखों से छलका पड़ रहा था। वह सरदार गुरमीत सिंह टैक्सी ड्राइवर था। रचना ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर गुरमीत सिंह भी चौंका। वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। गुरमीत ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी का पीछे का द्वार खोलकर एक प्रकार से जबरन रचना को भीतर ढकेल दिया। अपने डेरे पर पहुंचकर रचना को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आपबीती सुनी। रचना ने जब कहना बंद किया तो गुरमीत सिंह की आंखें नम हो चुकी थी। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन को भी कोई डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद जब बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फ़ोन किया था, पर तब तक गुरमीत यहाँ तक पहुँचने का जुगाड़ कर पाया। वह जीवन से तंग आकर सुसाइड कर चुकी थी। उसने ऐसे कितने ही किस्से सुनाए कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेते हैं। उस लड़की को फिर रखेल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली रो धोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियां चटपट हो जाती हैं। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक का बोझ सहज ही हल्का हो जाता है। कन्या के साथ क्या बीत रही है, कौन देखने आता है, किसको खबर मिलती है। गुरमीत ने रचना के आंसू पहुँचे। वह गुरमीत से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर गुरमीत ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपने जान पहचान के एक वकील से सलाह ली। उसने रचना के घर फोन कर शादी पर छपे निमंत्रण पत्र की तथा शादी में खींचे सभी फोटोग्राफ की प्रतियां मंगाई। वकील के माध्यम से यह सब चीजें एंजल के पिता को दिखाई गई। वह करोड़पति एकदम भड़क गया।
सचिन से बात करने से पहले उसने सचिन और रचना के कुछ युगल चित्र अपनी बेटी एंजल को दिखाए। शादी के फोटो एंजल गंभीरता से देखती रही। शायद वह उसे कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में सचिन व रचना ठीक से पहचाने भी नहीं जा रहे थे, पर मनाली के फोटो देखकर तो एंजल एकदम बिदक गई। कहीं झील में, कहीं नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फे संवारते हुए, कहीं शरारत से मुस्कुराते हुए चित्रों से दिलों की धड़कनें साफ सुनाई पड़ रही थी। इन चित्रों में रचना को एंजल ने पहचान लिया। घर पहुंचते ही उसने सचिन को खबर ली। क्यों, तुम तो उसे नौकरानी बताते थे। क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था मुझ में? तुम्हें नौकरी दिलाई, फ्लैट का मालिक बनाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन तुम। और उसने गुस्से में गालियां बकनी आरंभ कर दी। सचिन ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात एंजल ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहां रचना रात काटती थी, वहीं उसे भी करवटें बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। रचना गायब हो चुकी थी। वह अब कहाँ है, उसे इस बारे में कोई पता नहीं था। वह तो जान चुका था कि अभी वह वहीं अमेरिका में है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहाँ थे? नहीं, वह कुछ तौर तरीका जानती थी, पर आखिर एंजल को किसने भड़का दिया? वह कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। रचना के गायब हो जाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी जितनी एंजल के ऐठ जाने की। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो रचना के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मरकट गई होगी, या उसने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी। उसे तो एंजल की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और एंजल के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। सचिन के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमकाकर अपना काम निकालना चाहता है। व्यवहार कुशल डायरेक्टर ने सचिन को 1 सप्ताह का समय दिया। रचना का मन यहाँ विदेश में बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर प्रश्न यह था कि वह घर जाने का साधन कैसे जुटाए, किसके साथ जाए। सहमते सहमते उसने गुरमीत से अपना प्रस्ताव प्रकट किया। गुरमीत को कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ का काम तो उसका वकील संभाल लेगा। उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, केवल ठीक से पलीता लगाने की बात थी। वह काम हो ही चुका था। अब तो विस्फोट की प्रतीक्षा थी, पर सवाल यह था कि वह स्वदेश लौटे तो कैसे। गुरमीत भी कोई धन्ना सेठ नहीं था। 2 साल में टैक्सी चलाकर यहाँ जो कमाया था, उससे टैक्सी खरीद ली थी। फक्कड़ आदमी था, मस्त रहता था। रचना ने जब अपने जेवर उसके सामने रखे तो वह उसकी समझदारी का कायल हो गया। बोला, देशी चिड़िया, तूने तो पढ़े लिखों के भी कान काट दिए। वह रचना को देसी चिड़िया कहकर पुकारता था। गुरमीत ने वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीक ठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम रचना गुरमीत के साथ 7 समुंदर पार कर सिवान में अपने घर के द्वार पर खड़ा था। घर वाले हैरान थे। बच्चों के सो जाने के बाद रचना ने अपनी करुण कहानी घर वालों को सुनाई। पीठ पर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं थी कि अब वह कभी माता पिता से मिल भी सकेगी। गुरमीत का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं वह आज कहाँ होती। रचना के पिता ने माथा पीट लिया। वाकई मेरी आंखें चुंधिया गई थी। हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। हमारे लिए तो गुरमीत जैसा सीधा साधा आदमी ही ठीक रहता। अगले दिन गुरमीत ने रचना के पिता से अकेले में बात की। यूएस में जो कुछ हुआ उसके बारे में बतलाया और वकील दोस्तों द्वारा दिए गए जरूरी कागजात संभलवाए। इनमें सचिन और एंजल की पहले हुई शादी की रजिस्ट्री की नकल भी थी। यहाँ की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जा सकता है। सचिन को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर पैरवी करने में नानी याद आ जाएगी। अखबारों में भी खबरें छपेगी। खानदान की शान की सब ठसक निकल जाएगी। इससे विदेशों में बसे
उन भारतीयों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों में आंसू झरने लगे। तब उसने अपनी इकलौती बहन का किस्सा सुनाया। रचना के पिता ने उसे छाती से लगा लिया, आंसू पहुंचे। अपनी गरीबी, अपनी साधनहीनता का दुखड़ा रोया। मुकदमे की भागदौड़, परेशानी उठाने में असमर्थता प्रकट की। गुरमीत ने यह कहकर विदा ली, मेरे लायक सेवा हो तो बता देना, मेरा यह पता है। मुझे तो टैक्सी चलानी है, वहाँ नहीं यहीं चला लूँगा, जैसा ठीक समझे तय कर लें। रचना के पिता ने अपनी पत्नी से बात की। दोनों ने रचना के दिल की थाह ली। वह सचिन के साथ किसी कीमत पर रहने को तैयार नहीं थी। 15 दिनों बाद अदालत में मुकदमा दायर किया गया। सचिन ने एंजल से समझौते की बहुत कोशिश की, पर वह तलाक पर अड़िग थी। करोड़पति बाप की उस बेटी को पतियों की क्या कमी थी। उसे सबसे बड़ा मलाल यह था कि सचिन ने उससे झूठ क्यों बोला, रचना को नौकरानी बतलाया। अनजाने में रचना के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए वह बहुत लज्जित थी। रचना के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार का उसे एक ही प्रायश्चित नजर आ रहा था, सचिन से तलाक। तलाक का मतलब सचिन के लिए अपने अस्तित्व पर ही कुठाराघात था। यह नौकरी तो हाथ से जा ही रही थी, अन्य कहीं पर भी ढंग की नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहाँ भी जाएगा पुरानी कंपनी में किए गए अच्छे काम का प्रमाण पत्र देना होगा। झूठ बोलकर, तिकड़मबाजी करके नौकरी मिल भी गई तो देर सवेर नए कंपनी वाले पुरानी कंपनी से रिपोर्ट अवश्य मांगेंगे। उसका भविष्य बालू की तरह बह जाने वाला था। तभी भारत से सीवान की अदालत से कचहरी में पेश होने का सम्मन पहुंचा। सचिन ने सिर पीट लिया। उसने घर वालों को लिखा कि रचना को गलतफहमी हो गई है, समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दे। सचिन के पिता सीवान जाकर रचना के पिता से मिले और सब जानकर स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने रचना के पिता को मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत मिन्नत खुशामद की, ले देकर मामला खत्म करने की बात की। बिचौलिए द्वारा 50 लाख रुपए तक को पेशकश की। उनसे कहा इस रकम से वे रचना की कहीं दूसरी शादी कर दें। रचना किसी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। नारी के प्रतिशोध की अग्नि सहज ही ठंडी नहीं होती। एंजल ने भी सचिन को नहीं स्वीकारा। नौकरी भी गई और पत्नी भी। इधर मुकदमा शुरू हो गया था। उसे भारत आना पड़ा। वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था। मुकदमे की हर तारीख से सचिन के कदम जेल के फाटक की तरफ बढ़ते गए। अगली तारीख पर निर्णय सुना दिया गया। सचिन को 10 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी देते हुए प्रवासी भारतीयों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने वाले अभिभावकों को चेतावनी दी कि उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें संबंधित व्यक्ति के संबंध में पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का करना चाहिए। आँख ओझल पहाड़ ओझल, वहाँ उनके साथ क्या बीतती है कौन जाने। कितनी लड़कियाँ अदालत का द्वार खटखटाती हैं साहसिक कदम उठाने के लिए। रचना की भूरी भूरी सराहना की गई। उसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की छूट दे दी गई। सैकड़ों आंखों का केंद्र बनी रचना जब अदालत के कमरे से बाहर निकली तो गुरमीत अपनी टैक्सी के पास टहल रहा था। रचना की आंखों से खुशी के विजय के आंसू निकल पड़े। वह गुरमीत की तरफ बढ़ी, एक क्षण ठिठकी, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। अगले रविवार को एक साधारण से समारोह में रचना और गुरमीत का विवाह हो गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।